दोस्तों इस वीडियो में हम जियोग्राफी के थर्ड ईयर का फर्स्ट पेपर का 100 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को करेंगे, जिसमें आप सभी लोग अगर पहले का आप 200 क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट का। आप उस पर क्लिक करके आप सभी लोग पहले वाला वीडियो को देख लीजिएगा। अगर आप सभी लोग को इसका पीडीएफ चाहिए तो आप सभी लोग को इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। वहाँ पर आप सभी लोग को हम पीडीएफ सेंड कर देंगे। दोस्तों 200 क्वेश्चन है आप सभी लोग का। हेरोडेटस ने विश्व के अधिकांश भागों का भ्रमण कब से कब तय किया? तो सही आंसर है ऑप्शन ए 464 से 447 ईस्वी के बीच में। दूसरा है 201 हेरोडोटस किस देश का भूगोल वेता था? तो वह एक यूनानी भूगोल वेता था। ऑप्शन ए इसका सही है। हेरोडोटस ने विश्व के किस भाग की यात्रा की है? तो इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी। इसमें आप सभी लोग पूरा देख लीजिएगा। हेरोडोटस ने किस देश से भौगोलिक ज्ञान प्राप्त किया? तो इसका भी सही आंसर है उपयुक्त सभी। उसी तरह से आप सभी लोग का है हेरोडेटस ने किस देश की यात्रा नहीं की थी? तो हेरोडोटस ने भारत की यात्रा नहीं की थी। इतिहास की हिस्टोरिका नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह हेरोडोटस के द्वारा लिखी गई है। ज्ञात विश्व को हेरोडोटस ने किस महाद्वीप में विभाजित किया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी लीबिया तथा एशिया दोनों में विभाजित किया है। निम्नलिखित में से संसार का मानचित्र किस विद्वान ने बनाया था? तो इसमें आप सभी लोग का सही आंसर होगा हेरोडोटस ने। संसार के मानचित्र में कौन सा क्षेत्र दर्शाया है? हेरोडोटस ने। तो इसका भी सही आंसर है उपयुक्त सभी। यूरोप, एशिया और अफ्रीका ये सभी हेरोडोटस ने अपने किताब में दर्शाया है। इसके बाद जीवन के अंतिम दिवस में हेरोडोटस ने कहाँ व्यतीत किया था? तो उसने एपुनिमस यूराई में व्यतीत किया था। हेरोडोटस किस देश का गवर्नर था? तो वो इटली का गवर्नर था। हेरोडोटस की मृत्यु कब हुई थी? तो हेरोडोटस की मृत्यु 425 ईस्वी में हुई थी। हेरोडोटस ने ऐतिहासिक तत्वों की व्यवस्था का मार्गदर्शन का प्रारूप लिखकर तैयार किया। यह किस देश के लिए है? जो और सीरिया के इतिहास पर इसने प्रारूप तैयार किया था। इतिहास का जनक किस विद्वान को वैज्ञानिक को कहा जाता है? इतिहास का जनक हेरोडोटस को कहा जाता है। हेरोडोटस के किस ग्रंथ में 1/3 से अधिक भौगोलिक वर्णन है? तो इतिहास का इसमें वर्णन है। यूनान काल का महान भूगोलवेत्ता कौन था? तो महान भूगोलवेत्ता था हेरोडोटस। हेरोडोटस के अनुसार पृथ्वी कैसी है? तो हेरोडोटस के अनुसार पृथ्वी हमारी चपटी है। हेरोडोटस ने नील नदी के मुहाने को किस काल्पनिक रेखा से जोड़ा है? इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी। अफ्रीका का पुराना नाम क्या है? तो इसका सही आंसर है लीबिया। ऑप्शन ए। फारस के उत्तर में कौन सा प्रदेश बसा है? फारस के उत्तर में मेडस प्रदेश बसा है। इस तरह से आप सभी लोग ये वाला देख लीजिएगा। यह है हिंद हिंद महासागर का पुराना नाम क्या है? तो हिंद महासागर का पुराना नाम है इरेथियन सागर। फारस साम्राज्य के उत्तर में कौन सा सागर है? तो पेंटियस साइन और कैस्पियन सागर दोनों है। तो इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी, मतलब कि ए और बी दोनों। पेंटोस यूक्साइन का दूसरा नाम क्या है? इसका दूसरा नाम है काला सागर। ये आपको उल्टा भी करके दिखाया जा सकता है, यानी कि काला सागर का दूसरा नाम क्या है? तो आप सभी लोग पेंटोस यूक्साइन कर सकते हैं। इसी तरह से आप सभी लोगों को ऑरेक्सस नदी किस दिशा में बहती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। इस तरह से आप सभी लोग निम्नलिखित में से किस विद्वान ने पिपलिका के से होने वाली चिट्ठी का को कहा है? ये अपने विल्सन ने कहा है। फिर इसी तरह से भारतवासी फारस साम्राज्य को कर के रूप में कितने टैलेंट चुकाते थे? तो 360 टैलेंट भारतवासी को चुकाते थे। फारस साम्राज्य के सूसा से सार्डिस तक महान राजमार्ग का वर्णन किस विद्वान ने किया है? तो हेरोडोटस ने किया है। सूसा सार्डिस से सूसा पहुँचने में कितने माह लगते थे? तो 3 माह लगते थे। डेन्यूब नदी का पुराना नाम क्या है? तो डेन्यूब नदी का पुराना नाम ईस्टर नदी है। आप सभी लोग ये पुराना नाम आप एक बार ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसके आने की चांस बहुत अधिक होती है। इसी तरह से आप सभी लोग देख लीजिएगा हेरोडोटस ने ईस्टर और सहित कितने नदियों का वर्णन किया है? तो टोटल 9 नदियों का वर्णन किया गया है।
इरेटोस्थनीज का जन्म कब हुआ था? तो इरेटोस्थनीज का जन्म 276 ईसा पूर्व हुआ था। इरेटोस्थनीज का जन्म किस नगर में हुआ था? तो साइरेन नगर में इसका जन्म हुआ था। इसका देश अब कौन सा था? तो ये उत्तरी अफ्रीका के देश में इसका जन्म हुआ था। इरेटोस्थनीज ने सर्वप्रथम किस शब्द का प्रयोग किया? इसने सर्वप्रथम जियोग्राफी का शब्द का प्रयोग किया था। इरेटोस्थनीज को शिक्षा कहाँ पर प्राप्त हुई? तो इसको शिक्षा आप सभी लोग एथेंस और सिकंदरिया दोनों प्राप्त हुई, इसीलिए ऑप्शन सी ए व बी इसका सही आंसर होगा। जियोग्राफिका नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया है? तो इरेटोस्थनीज के द्वारा जियोग्राफिका नामक ग्रंथ लिखा गया है। इस तरह से इरेटोस्थनीज किस विषय का विद्वान था? वो उपयुक्त सभी आपका ये आंसर मान दीजिएगा, क्योंकि इसने व्याकरण, दर्शन और गणित तीनों का इसको ज्ञान था। उसी तरह से आप सभी लोगों को इरेटोस्थनीज ने 2 ग्रंथ किस विषय पर लिखे हैं? तो उसने गणित पर 2 विषय लिखे हैं। वैज्ञानिक भूगोल का जनक किसे माना जाता है? वैज्ञानिक भूगोल का जनक इरेटोस्थनीज को माना जाता है। इरेटोस्थनीज के भूगोल के क्षेत्र में मुख्य योगदान कौन कौन से हैं? इसका सही आंसर है उपयुक्त डी। आप सभी लोग तीनों ऑप्शन देख लीजिएगा। भूगणित का जनक किसे कहा जाता है? भूगणित का जनक इरेटोस्थनीज को कहा जाता है। ऑप्शन ए सही होगा। इरेटोस्थनीज किसके शासनकाल में पुस्तकालयाध्यक्ष पद पर नियुक्त हुआ था? वो टालमी के समय पर पुस्तकालयाध्यक्ष नियुक्त हुआ था। इरेटोस्थनीज की मृत्यु कब हुई थी? तो 194 ईसा पूर्व में इरेटोस्थनीज की मृत्यु हुई थी। उसी तरह से मिलेटस वासी थेल्स का जन्म कब हुआ था? तो 600 ईसा पूर्व में। थेल्स कहाँ का निवासी था? थेलस ये जो कि यूनानी का निवासी था। मिलेटस बस्ती का विकास ईसा पूर्व किस शताब्दी में माना जाता है? तो 8वीं शताब्दी में इसको माना जाता है। ऑप्शन सी सही होगा। उसी तरह से थेलस ने किस देश की यात्रा की है? इसका सही आंसर होगा उपयुक्त डी। आप तीनों ऑप्शन देख लीजिएगा। थेलस ने कृषि भूमि के माप की विधि का अध्ययन किसके अनुसार किया है? तो ये है वेल्डुरा के अनुसार इसने किया है। थेलस ने किस विषय का अध्ययन किया है? तो इसने सभी इस पे आप उपयुक्त डी होगा। आप सभी लोग ये तीनों ऑप्शन आप एक बार देख लीजिएगा। यूनान के प्रथम 7 रत्नों में से एक किस विद्वान को माना जाता है? तो उसमें से एक आपको थेलस को माना जाता है। थेलस किस विषय का विद्वान था? तो वो उपयुक्त सभी इसका आंसर होगा दर्शन, प्राकृतिक विद्या और इतिहास, इसको सभी विषय का ज्ञान था। आयोनिया तट पर विकास की नींव डालने का श्रेय किस विद्वान को है? तो यह श्रेय आपको थेलस का है। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। थेलस ने आयोनिया दर्शन संस्था या स्कूल की स्थापना किस ईसा पूर्व में की थी? तो 580 ईसा पूर्व में। निम्नलिखित में से किस विद्वान को आयोनिया दर्शन का पिता कहा जाता है? तो इसे थेलस को कहा जाता है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो कृपया वीडियो को आप ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। अगला है आप सभी लोग का थेलस ने किस महत्वपूर्ण प्रकरणों पर अपना विचार प्रस्तुत किया है? इसका भी सही आंसर होगा उपयुक्त डी। ऑप्शन डी आप तीनों ऑप्शन चेक कर लीजिएगा। किसके अनुसार जल में होने वाली गति ही भूकंप है? ये थेलस के अनुसार ऑप्शन ए सही होगा। थेलस को ग्रहण प्रक्रिया का ज्ञान था, ये ग्रंथ किस में बताया गया है? तो ये इतिहास में बताया गया है। थेलस ने सूर्य ग्रहण की चमत्कारिक भविष्यवाणी कितने ईसा पूर्व में की थी? तो 585 ईसा पूर्व में की थी। थेलस ने निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ लिखा है? तो उपयुक्त सभी इसका सही आंसर होगा। नील नदी किन 2 नदियों से मिलकर बनी है? तो नील नदी 2 नदियों से मिलकर बनी है, श्वेत नदी और नील नदी। नील नदी निम्नलिखित में से कौन सी नदी मिलकर बहती है? इसमें बहौल गजल और बाहेल अजरक दोनों मिलकर बहती है, अतः इसका ऑप्शन सी सही होगा। थेलस की मृत्यु कब हुई थी? थेलस की मृत्यु आपको 200 ईसा पूर्व में हुई थी। ऑप्शन भी सही होगा। अरस्तु का जन्म कब हुआ था? तो अरस्तु का जन्म 324 ईसा पूर्व में हुआ था। अरस्तु का जन्म कहाँ हुआ था? इसका जन्म स्टेगेरिया में हुआ था। अरस्तु का शिष्य कौन था? अरस्तु का शिष्य जो था वो था प्लेटो। ऑप्शन सी सही होगा। अरस्तु ने किस विषय का अध्ययन किया? तो अरस्तु ने तर्कशास्त्र, विज्ञान और राजनीति सभी का अध्ययन किया, अतः उपयुक्त ऑप्शन डी सही होगा। इसी तरह से आप सभी लोग का अगला है कि अरस्तु ने किस सागर की यात्रा की? तो अरस्तु ने उपयुक्त सभी इसमें सही होगा। और सागर आप देख लीजिए, एजियन है, कैस्पियन है, काला सागर, ये सभी है। अरस्तु ने किस देश की यात्रा की है? तो अरस्तु ने, यहाँ भी आपका उपयुक्त सही आंसर होगा इटली, अफ्रीका और आयोनिया, इसका सही आंसर होगा। अरस्तु ने दार्शनिक संस्था का स्थापना कब किया? तो 334 ईसा पूर्व में किया था। अरस्तु का शिष्य कौन था? अरस्तु का शिष्य जो था वो था सिकंदर।
अरस्तु ने के विचार यूनान काल में किस ग्रंथ के थे? तो वो थे समालोचनात्मक और बुद्धितात्मक। इसलिए ऑप्शन सी ए और बी दोनों सही होगा। विज्ञान का पिता किसे माना जाता है? विज्ञान का पिता अरस्तु को माना जाता है। अरस्तु के विशाल ज्ञानकोश में अभी तक कितने ग्रंथ उपलब्ध हुए हैं? तो अभी तक टोटल 40 ग्रंथ उपलब्ध हुए हैं। अरस्तु किस विषय का विशेषज्ञ था? तो इसका सही आंसर होगा उपयुक्त सभी। आप तीनों विषय आप देख लीजिएगा। अरस्तु ने दार्शनिक संस्था की स्थापना कहाँ की थी? और यह इसका सही आंसर है ऑप्शन ए लाइसियस में। आलोचना का समावेश किस साहित्य में अरस्तु ने किया? इसका सही आंसर है पाश्चात्य साहित्य में। ऑप्शन बी सही होगा। अरस्तु के राजनीतिक ग्रंथों में किस विजय यात्रा का विवरण मिलता है? तो सिकंदर के में मिलता है। भूगोल से संबंधित अरस्तु ने कितने ग्रंथ लिखे हैं? तो भूगोल से संबंधित अरस्तु ने 2 ग्रंथ लिखे। ऑप्शन सी सही होगा। इसी तरह से आप सभी लोग यहाँ पर देख लीजिएगा और अरस्तु के भूगोल संबंधी ग्रंथ कौन कौन से हैं? तो ब्रह्मांड वर्णन, जलवायु वर्णन दोनों हैं, अतः ऑप्शन सी ए और बी दोनों सही होगा। इस तरह से अरस्तु का ग्रंथ कौन सा है? तो अरस्तु का ग्रंथ इसमें उपयुक्त सभी होगा। इसका सही आंसर होगा डी नक्षत्र, ग्रह एवं पृथ्वी की आकृति, गति एवं आकृति ये सभी है। इसका आंसर डी आप मार दीजिएगा। उसके बाद अरस्तु के अनुसार पूर्व में सबसे बड़ा पर्वत कौन सा है? तो परनासस पर्वत अरस्तु के द्वारा सबसे बड़ा पर्वत है। अरस्तु के समय में एथेंस का प्रसिद्ध मंदिर कौन था? तो इसका आंसर सी जो है वो सही होगा। आप एक बार देख लीजिएगा। अरस्तु की मृत्यु कब हुई थी? तो अरस्तु की मृत्यु 322 ईसा पूर्व हुई थी। ऑप्शन ए सही होगा। स्ट्रेबो का जन्म कब हुआ था? तो स्ट्रेबो का जन्म 60 ईसा पूर्व में हुआ था। ऑप्शन ए सही होगा। स्ट्रेबो का जन्म किस देश में हुआ था? पोंटस देश में हुआ था। ऑप्शन ए सही होगा। स्ट्रेबो का जन्म किस नगर में हुआ था? तो ये अमासिया नगर में हुआ था। ऑप्शन बी सही होगा। आगे है आप सभी लोग का स्ट्रोबो किसका शिष्य था? तो इसका सही आंसर है सी ए और बी दोनों। आप दोनों ऑप्शन देख लीजिए, एरिस्टोडेमस और जीनाराकस ये दोनों ऑप्शन सही होगा। स्ट्रेबो ने किस विषय की शिक्षा प्राप्त थी? उपयुक्त सभी आप सभी लोग देख लीजिएगा, जिसमें आप सभी लोग ये तीनों ऑप्शन एक बार जरूर देख लीजिएगा। स्ट्रेबो ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो स्ट्रेबो ने जियोग्राफी का पुस्तक लिखी थी। उसी तरह से स्ट्रोबो की प्रसिद्ध रचना कौन सी मानी जाती है? स्ट्रोबो की प्रसिद्ध रचना आपसे भूगोल को मानी जाती है। इस तरह से स्ट्रोबो ने भूगोल की शाखा को कितने बताया? तो उपयुक्त सभी सही होगा। इसमें भौतिक, गणित और ऐतिहासिक सही तीनों है। स्ट्रोबो का मुख्य योगदान किस विषय में माना जाता है? तो इसका मुख्य योगदान राजनीतिक भूगोल में माना जाता है। स्ट्रेबो ने सर्वप्रथम कौन से ग्रंथ लिखे हैं? स्ट्रेबो ने सर्वप्रथम ऐतिहासिक स्मृतियाँ ग्रंथ लिखी है। स्ट्रेबो ने पृथ्वी कितने अक्षांश में बांटा है? 360 अक्षांश में। स्ट्रेबो ने के ग्रंथ की जानकारी किस सदी के विद्वान से मिलती है? तो ये 5वीं सदी के विद्वान से मिलती है। ऑप्शन ए सही होगा। स्ट्रेबो ने एशिया का वर्णन कितने खंडों में किया है? तो 6 खंडों में किया है। ऑप्शन बी सही होगा। स्ट्रेबो ने भारत का वर्णन करते समय किस विद्वान की रचना का सहारा लिया था? तो उपयुक्त सभी इसका सही आंसर होगा, जिसमें मेगास्थनीज, एरिस्टोबुलस और नियर्कस तीनों थे। स्ट्रोबो ने चौथे एवं 5वें खंड में किस देश का सभी प्रकार से वर्णन किया था? इसका भी सही आंसर है उपयुक्त सभी। ऑप्शन आप देख लीजिएगा, स्पेन, ब्रिटेन और गाल ये तीनों देश हैं। इस तरह से 300 का क्वेश्चन आपका अंतिम क्वेश्चन है आज के लिए। स्ट्रेबो ने पृथ्वी के अंश की पारस्परिक दूरी कितने स्टेरेडियन निर्धारित की है? तो 700 स्टेरेडियन निर्धारित की है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और आगे के पार्ट को देखने के लिए आपको हमारे चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। डेली आप सभी लोग को एक एक पार्ट आपको मिल जाएगा और टोटल आपको 1100 क्वेश्चन है। 1100 क्वेश्चन में आप सभी लोग को जरूर से इसके आपके क्वेश्चन आने की उम्मीद है। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर